मैं शमशेर खान, सहचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चुमू। अपन पढ़ रहे हैं एक घात संचय, एक घात विस्तृति। इसके बारे में अपन पढ़ चुके। इस पे अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, क्या 2x2 मैट्रिक्स सदिश समष्टि में सदिश U इज इक्वल टू मैट्रिक्स है 3 -1 1 -2 निम्न सदिशों का एक घात संचय है। U1 इजकल टू मैट्रिक्स पहली पंक्ति में 1 1, दूसरी में 0 -1, U2 इजकल टू 1 1 -1 0, U3 इजकल टू 1 -1 0 0। तो ये तीन सदिश है, 2x2 मैट्रिक्स है। अपने को ये प्रूव करना है कि ये इन तीनों, ये मतलब जो दिया हुआ सदिश है वो इन तीनों सदिशों का एक घात संचय है। तो ये दिया हुआ सदिश इन तीनों का एक घात संचय कब होगा? यदि ऐसे तीन अचर विद्यमान हो जिनको U1 से, U2 से और तीसरे को U3 से गुणा करके जोड़ें तो U आ जाए। यदि ऐसे चर विद्यमान नहीं हो, संभव नहीं हो, तो वो एक घात संचय नहीं होगा। और यदि ऐसे तीन चर अपने पास विद्यमान हो तो अपन कह देते हैं कि U, U1, U2, U3 का एक घात संचय है। तो U यदि एक घात संचय है तो U को अपन इस रूप में लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू एल्फा U1 प्लस बीटा U2 प्लस गामा U3, जहाँ एल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू F। अब एक घात संचय है या नहीं है ये प्रूव करने के लिए अपन एल्फा बीटा गामा का मान निकालते हैं। यदि एल्फा बीटा गामा का मान अपने को प्राप्त हो जाता है तो अपन क्या कहते हैं कि U इनका एक घात संचय है। तो अब अपन U, U1, U2, U3 का मान रख देते हैं। तो 3 - 1 1 - 2 इज इक्वल टू एल्फा इंटू 1 1 0 -1 प्लस बीटा इंटू 1 1 -1 0 प्लस गामा इंटू 1 -1 0 0। मैट्रिक्स को अचर से गुणा करते हैं तो वो नियम लगाएं। तो ये एल्फा अंदर के चारों अवयवों से गुणा होगा, बीटा अंदर चारों अवयवों से गुणा होगा, गामा अंदर के चारों अवयवों से गुणा होगा। तो अपने को मिलेगा पहला मैट्रिक्स एल्फा एल्फा 0 माइनस एल्फा प्लस दूसरा मैट्रिक्स बीटा बीटा माइनस बीटा 0 प्लस तीसरा मैट्रिक्स गामा माइनस गामा 0 0। अब मैट्रिक्स योग के नियम से इनका योग करें तो अपने को एक मैट्रिक्स मिल जाएगा एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, दूसरी पंक्ति में माइनस बीटा माइनस एल्फा। ये दो मैट्रिक्स बराबर होंगे। कौन सा? एक तो 3 - 1 1 - 2 और ये अपने पास इसके इक्वल दूसरा मैट्रिक्स क्या आ गया? एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस बीटा माइनस एल्फा। दो मैट्रिक्स तभी बराबर होते हैं यदि उनके संगत अवयव बराबर हो। अतः एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होगा 3, एल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू होगा -1, माइनस बीटा इज इक्वल टू होगा 1, माइनस एल्फा इज इक्वल टू होगा -2। तो इन्हें नंबर 1 2 3 4 नंबर दे देते हैं। स्क्रीन पे आप देखते रहो। तो 1 2 3 4 को अपन यदि हल करें तो अपने को एल्फा मिलेगा, एल्फा इजकल टू 2, बीटा इजकल टू -1, गामा इज इक्वल टू +2। अब एल्फा बीटा गामा का मान अपने को मिल गया। इसका मतलब सदिश U1 U2 U3 का एक घात संचय है। तो अपने लिख दिया, अतः U को U1 U2 U3 के एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक घात संचय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और U इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं? U इज इक्वल टू 2U1 माइनस U2 माइनस 2U3। तो अपने को जो प्रूव करना था वो अपन प्रूव हो गया कि U, U1, U2, U3 के एक घात संचय के रूप में है और U इज इक्वल टू 2U1 माइनस U2 माइनस 2U3।
एक क्वेश्चन और देखते हैं। प्रश्न है के किस मान के लिए u इज इक्वल टू यू क्या है, सदिश है, u इज इक्वल टू सदिश 5 के और -7 सदिश के अवयव है। तो u इज इक्वल टू 5 के और 7 बिलोंग्स टू V3R। मैंने सदिश के बारे में काफ़ी कुछ बता रखा है। V3R का मतलब क्या है, ये त्रिविम समष्टि है। V3 क्या है, त्रिविम समष्टि है। इसका मतलब इसमें जितने भी अवयव होंगे, इसके जितने भी सदिश होंगे, उनमें 3 एलिमेंट होंगे। जैसे V3 का अवयव है, V3 का एक सदिश है, तो u इज इक्वल टू, और छोटे कोष्टक में 3 अवयव होंगे, वो अवयव दे रखे हैं 5 के और 7। तो V3R का मतलब क्या है, V3 एक त्रिविम समष्टि है और किस पर है, R पर है। मतलब V3 के जो भी सदिश होंगे उसमें अवयव किसके होंगे, R के अवयव होंगे, R के अवयव होंगे। R क्या है, रियल नंबर्स। तो u इज इक्वल टू 5 के और 7 बिलोंग्स टू V3R, कोमा u1 इज इक्वल टू 1 -5 3, u2 इज इक्वल टू 3 2 1 सदिशों का एक घात संचय है। ये कह रहा है कि के किस मान के लिए u1 और u2 का एक घात संचय है। तो अपन लिख देते हैं कि u इनका एक घात संचय है, और एक घात संचय कब होगा, जब u इज इक्वल टू u1 इंटू कोई अचर प्लस u2 इंटू कोई अचर। तो माना u इज इक्वल टू, अचर अपन अल्फा बीटा ले लेते हैं, तो u1 और u2 का यदि एक घात संचय है तो अपन लिख सकते हैं u इज इक्वल टू अल्फा u1 प्लस बीटा u2। अल्फा और बीटा क्या है, अचर है, इतना ही ध्यान रखना है। अर्थात u क्या है, 5 के और 7 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1 -5 3 प्लस बीटा इंटू 3 2 1 सदिश 3 2 1। ठीक है, तो अब सदिश का नियम, अल्फा को अंदर गुणा करेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट से गुणा होगा, बीटा को अंदर गुणा करेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट से गुणा होगा। तो अपने को मिल गया इक्वल टू सदिश अल्फा -5 अल्फा 3 अल्फा प्लस सदिश 3 बीटा 2 बीटा और बीटा। ठीक है, तो इन दो सदिश के योग के रूप में ये हो गया। और इन सदिश का यदि अपन योग करें तो अपने को क्या मिलेगा, अल्फा प्लस 3 बीटा, अल्फा इसको अपन योग करके लिखें तो अल्फा प्लस 3 बीटा -5 अल्फा प्लस 2 बीटा और 3 अल्फा प्लस बीटा, 3 अल्फा प्लस बीटा। और दो सदिश यदि बराबर है तो उनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। -5 अल्फा प्लस 2 बीटा किसके बराबर होगा, के बराबर होगा। और 3 अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। तो अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 5, -5 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू के, 3 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। इनको 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर दे देते हैं। 1 को 3 से गुणा कर, 1 को 3 से गुणा कर समीकरण 3 से घटाने पर, समीकरण 1 को 3 से गुणा कर समीकरण 3 से घटाने पर, अपन गोल चक्र में जो लिखते हैं वो समीकरण के लिए लिखते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 3, तो इन घटाने पर अपने को क्या मिलेगा, -8 बीटा इज इक्वल टू -8, देन बीटा इज इक्वल टू 1, देन बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू 1 समीकरण 1 में रखने पर अल्फा इज इक्वल टू 5 - 2 बीटा या अल्फा इज इक्वल टू 2। तो बीटा इज इक्वल टू 1 और अल्फा इज इक्वल टू 2, ये आ गया। इसे समीकरण 2 में रख देते हैं। इस समीकरण 2 में रखें तो k इज इक्वल टू आ जाता है -8। अतः u1 व u2 का एक घात संचय होगा यदि k इज इक्वल टू क्या हो, -8। यदि u इज इक्वल टू क्या हो, -8। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन अपन ने कर लिए एक घात संचय पे। अब अपन पढ़ते हैं
ए घात आश्रित व ए घात स्वतंत्र है। ए घात आश्रित व ए घात स्वतंत्र है। तो सबसे पहले लेते हैं एक घाततः आश्रित। यदि V क्षेत्र F पर सदिश समष्टि है एवं S V का एक परिमित उपसमुच्चय है, अर्थात S इज इक्वल टू V1 V2 डैश 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 Vn, तब S को एक घाततः आश्रित कहते हैं यदि ऐसे अदिशों का अस्तित्व हो कि α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस डैश 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 प्लस αn Vn इज इक्वल टू 0, जबकि α1 α2 डैश 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 αn सभी शून्य नहीं हो। देखो इसे वापस समझ लो, एक बार तो मैं इसे एक बार और पढ़ देता हूँ। एक घात आश्रित किसे कहते हैं? यदि V क्षेत्र F पर एक सदिश समष्टि है। एक छोटे छोटे सेंटेंस को समझते हुए याद करो। यदि V क्षेत्र F पर एक सदिश समष्टि है एवं S V का एक परिमित उपसमुच्चय है। V तो क्या है? एक सदिश समष्टि है। दूसरी लाइन क्या करिए? S V का एक परिमित समुच्चय है, मतलब उसमें n अवयव होंगे जिनको अपन गिन सके। तो ये परिमित n मतलब 5 अवयव, 7 अवयव, 15 अवयव, अपन कहें कि इतने अवयव हैं तो वो क्या होता है? परिमित अवयव। तो V एक सदिश समष्टि है और S V का एक परिमित समुच्चय है। अर्थात S में क्या? S यदि परिमित है तो उसमें काउंटेबल नंबर होंगे, काउंटेबल अवयव होंगे। तो अपन मान लेते हैं यदि S, जनरली अपन क्या कहते हैं कि S यदि परिमित समुच्चय है या परिमित उपसमुच्चय है तो अपन कह देते हैं अर्थात S इजकल टू V1 V2 Vn, इसमें n अवयव है। ठीक है, तब S क्या कहलाता है? S एक रेखिक एक घात आश्रित या रेखिक आश्रित भी बोल सकते हैं। तो S एक घात आश्रित कहलाता है यदि ऐसे अदिशों का अस्तित्व हो, मतलब ऐसे अदिश विद्यमान हो कि S के अवयवों से उनको गुणा करें और जोड़ दें, जोड़ने पर उसका मान 0 आता हो, साथ में ये जितने अचर अपन ने लिए हैं वो सभी 0 नहीं हो। सभी 0 हो जब तो योग अपने आप 0 हो जाएगा। तो जो अचर अपन ने लिए हैं वो सभी 0 नहीं हो और फिर भी इनका गुणा करके इनको जोड़ने पर इनका मान 0 आता हो, इसका मतलब ये जो समुच्चय है वो रेखिक आश्रित है। यह अपन साधारण अपनी समझ के हिसाब से कहें कि ये जो समुच्चय S में जो सदिश हैं V1 V2 Vn, ये रेखिक आश्रित है। तो ये जो सदिश कई जगह ऐसे भी सीधा भी होगा कि ये सदिश रेखिक आश्रित है। रेखिक आश्रित होने का मतलब क्या है कि इन सदिशों को ऐसे अचर से गुणा करें कि इनका योग गुणा करके इनका योग करें तो वो 0 हो जाए और साथ में वो जो अदिश अचर से गुणापन कर रहे हैं वो सभी 0 नहीं हो। तो अपन ऐसे n अचर लेते हैं α1 α2 डैश 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 αn, जो सभी 0, कुछ तो 0 हो सकते हैं, इनमें से कम एक, कम से कम मतलब कुछ अचर अशून्य है जो 0 के बराबर नहीं है। फिर भी α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस α3 V3 प्लस डैश 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 प्लस αn Vn इजकल टू 0। तो α1 α2 डैश 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 αn अचर हैं और सभी 0 नहीं है, फिर भी α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस डैश 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 αn Vn इजकल टू 0। तो ये सदिश क्या कहलाते हैं? रेखिक आश्रित कहलाते हैं, या इन सदिशों का जो समुच्चय है वो रेखिक आश्रित समुच्चय कहलाता है। ठीक है, अब रेखिक स्वतंत्र या एक घाततः, रेखिक स्वतंत्र भी बोल सकते हैं और एक घाततः स्वतंत्र भी अपन लिख सकते हैं। तो एक घाततः स्वतंत्र वही चीज यदि V किसी क्षेत्र F पर एक सदिश समष्टि है तथा S V का एक परिमित समुच्चय है, परिमित उपसमुच्चय है,
तो परिमित उपसमुच्चय है तो उसमें परिमित अवयव होंगे, अर्थात अपन ले सकते हैं S इज इक्वल टू V1 V2 V3 डैश 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 Vn। तो S एक घाततः तो S एक घाततः स्वतंत्र कहलाता है यदि ऐसे अदिशों का या ऐसे अचरों का, यदि ऐसे अदिशों या ऐसे अचरों α1 α2 αn का अस्तित्व हो कि, या ऐसे अचर α1 α2 α3 डैश 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 αn विद्यमान हो कि α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस डैश 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 αn vn इज इक्वल टू 0। α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस α3 v3 प्लस डैश डैश प्लस αn vn इज इक्वल टू 0। और ये 0 तभी संभव हो जब ये अचर सारे शून्य हो। ये अचर सारे शून्य नहीं हो तो ये 0 नहीं हो। तो वहाँ तो क्या है कि सारे अचर शून्य नहीं हो, फिर भी ये इन गुणन का योग जो है α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस डैश 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 αn vn इज इक्वल टू 0 हो रहा हो, तो ये सदिश या इन सदिशों का समुच्चय रैखिक आश्रित कहलाता है। और यदि ऐसा संभव नहीं हो, मतलब α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस डैश 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 प्लस αn vn तभी संभव हो जब ये सारे अचर शून्य हो, नहीं तो ये संभव नहीं हो। तो अपन क्या कहते हैं कि सदिश एक घाततः स्वतंत्र है। तो ये सदिश एक घाततः स्वतंत्र है या इन सदिशों का समुच्चय एक घाततः स्वतंत्र है। समझ में आया भाई कि n सदिश दे रखे हैं, अपन समुच्चय को एक साइड में रखो, अपने पास n सदिश है v1 v2 v3 डैश 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 vn। ये एक घाततः स्वतंत्र तभी होंगे जब α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस डैश 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 αn vn इज इक्वल टू 0 तभी होगा जब सारे के सारे α1 α2 डैश 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 α1 सारे शून्य हो। इनमें से कोई भी अशून्य हो तो ये α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस डैश 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 αn vn इज इक्वल टू 0 नहीं हो। तो ये अपन कहेंगे कि v1 v2 v3 vn रैखिक स्वतंत्र है। मतलब α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस डैश 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 αn vn इज इक्वल टू 0 तभी संभव हो जब α1 α2 डैश 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 αn इज इक्वल टू 0 सारे अचर शून्य हो, नहीं तो संभव नहीं है। तो ये तभी संभव हो जब ये सारे अचर शून्य हो, तो क्या कहलाता है रैखिक स्वतंत्र। और ये सारे शून्य नहीं हो फिर भी α1 v1 प्लस α2 v2 डैश 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 αn vn इज इक्वल टू 0 हो रहा हो, तो अपन कहते हैं कि v1 v2 vn रैखिक आश्रित है। धन्यवाद।